Assalamualaikum. I'm Seema Riaz and you're watching the Imaging Academy. Don't forget to like and subscribe. Let's get started. Hello students. Today we are going to discuss about the X-ray tube. We will discuss their components, their external components and also their internal components. एक्सटर्नल कंपोनेंट्स में हमारे पास आ जाते हैं सपोर्ट स्ट्रक्चर हो गया, प्रोटेक्टिव हाउसिंग हो गई, ग्लास और मेटल इंक्लोजर हो गया। सपोर्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिसमें हम एक्स-रे ट्यूब को सपोर्ट करते हैं। मेनली सीलिंग सपोर्ट सिस्टम हो गया, फ्लोर टू सीलिंग सपोर्ट सिस्टम हो गया और एक हमारे पास होता है सी आर्म सपोर्ट सिस्टम। ये हमारे पास ऑब्वियसली जो हमारे एक्स-रे ट्यूब की असेंबली होती है दिस इज़ क्वाइट हैवी, therefore they require a support mechanism. So ताकि जो रेडियोलॉजी हमारे पास टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो इजीली इसको मैनेज कर सकें और पोजीशन कर सकें, तो हमारे पास सपोर्ट सिस्टम मौजूद होते हैं। सपोर्ट सिस्टम मैंने आपको 3 डिफरेंट मेथड्स बताया अभी। सीलिंग सपोर्ट सिस्टम हो गया, फ्लोर टू सीलिंग सपोर्ट सिस्टम हो गया और एक हमारे पास सीएम सपोर्ट सिस्टम है जो ज़्यादातर फ्लोरोस्कोपी और एंजियोग्राफीज में उसको यूज़ किया जाता है। एक्सटर्नल कंपोनेंट्स में सपोर्ट सिस्टम के बाद बात आ जाती है प्रोटेक्टिव हाउसिंग की, जो कि इसको एक्सटर्नली कोट कर रहा है एक्स-रे ट्यूब को। इसके बाद इसके थर्ड कंपोनेंट की अगर हम बात करें, थर्ड एक्सटर्नल कंपोनेंट की, उसमें हमारे पास आ जाते हैं ग्लास और मेटल इंक्लोजर। प्रोटेक्टिव हाउसिंग इसको ऐसे एक्सटर्नली इस तरीके से कोट कर रहा होता है। ये प्रोटेक्टिव हाउसिंग ज़्यादातर हमारे पास स्टील की कोटिंग होती है और स्टील कोटिंग के साथ साथ इसकी इनर लेयर पे हमारे पास यहाँ पे कंप्लीटली पूरे वॉल में यहाँ पे लेड की कोटिंग हुई होती है। लेड की कोटिंग इसलिए हुई होती है, मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताती हूँ, इसके बाद ये पॉइंट आएगा तो मैं आपको यहाँ पे लेड की इंपॉर्टेंस बताऊँगी। इसका फंक्शन क्या होता है प्रोटेक्टिव हाउसिंग का? इसका फंक्शन है ज़्यादातर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। एक चीज़ ये होती है कि यहाँ पे इन केस रेडिएशन एक्सपोजर पेशेंट को पेशेंट एज वेल एज रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट उसको एक्सेसिव रेडिएशन एक्सपोजर से भी बचाना और साथ साथ में मैनेज करते वक्त, पोजीशन करते वक्त इन केस अगर इलेक्ट्रिक शॉक्स लगने के चांसेस हो तो उस रिस्क को भी प्रोटेक्टिव हाउसिंग कम करता है। इसके अलावा ट्यूब को जो है डैमेज होने से बचाता है, रफ़ हैंडलिंग के दौरान उसको डैमेज होने से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा मैं आपको जो है प्रोटेक्टिव हाउसिंग के साथ साथ इसमें आपको एक यहाँ पे एक जो एरिया आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहेंगे विंडो। विंडो वो एरिया है जहाँ पे जब प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज होती है और एक्चुअल बीम जब निकलती है हमारी। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब हमारे पास बीम की प्रोडक्शन हो रही होती है उस वक्त बीम ऐसे नहीं होती कि जब यहाँ से एक्सरेज आते हैं और एक्सरेज यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं एनोड पे, ये कैथोड है, ये एनोड है हमारा, ये इंटरनल कंपोनेंट्स में आते हैं कैथोड एनोड, क्योंकि ये ग्लास और मेटल इंक्लोजर के अंदर होते हैं। यहाँ पे जब ये स्ट्राइक कर रहे होते हैं एक्सरे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके स्ट्राइक करते हैं, एक्सरे की प्रोडक्शन होती है। तो ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन करने के बाद एक्सरेज ऐसे हमारे पास आते हैं। एक्सरेज जब प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो आइसोट्रॉपिकली सारे डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे होते हैं, ऐसे डिस्पर्स हो रहे होते हैं, इधर इधर, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, ऐसे भी, हर जगह से हमारे पास ये एक्सरे जो है आइसोट्रोपिकली मूव कर रहे होते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सरेज ऐसे होंगे जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ इस रीजन पे आ रहे होंगे, इस तरफ। यहाँ से जो बीम आ रही है इस विंडो से, इसको हम कहेंगे यूजफुल बीम। ये वो बीम होती है जो इधर अगर पेशेंट टेबल पे लाई कर रहा है तो ये एक्सरे बीम पेशेंट की तरफ जाएगी, पेशेंट से इंटरेक्ट करेगी और एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी। वो वाली बीम कौन सी होती है? यूजफुल बीम होती है। इसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि हर जगह पे हमारे पास आइसोट्रोपिकली हमारे पास सेम इंटेंसिटी के साथ रेडिएशंस जा रही हैं। ये रेडिएशंस कहाँ जा रही है? ग्लास और मेटल इंक्लोजर भी क्रॉस कर रही है, लेकिन यहाँ पे आके मैंने आपको बताया कि लेड की कोटिंग भी होती है। मोस्ट ऑफ द रेस को वो क्या करेगा? लेड कोटिंग अब्जॉर्ब कर लेगा ताकि वो बाहर के इन्वायरमेंट में ना जाए, लेकिन ज़्यादातर जो है अब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ फिर भी हमारे पास निकल जाती है। जो निकल जाती है उसको हम कहेंगे लीकेज रेडिएशंस। ये रेडिएशंस हमारे पास लीकेज रेडिएशंस है। ये लीकेज रेडिएशंस हमारे साथ पेशेंट को भी एक्सपोज कर सकती है, साथ साथ में हमारे पास रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट जो होता है उसको भी एक्सपोज करेगी।
तो प्रोटेक्टिव हाउसिंग इस लीकेज रेडिएशंस को भी मिनिमाइज करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है बात ग्लास और मेटल इंक्लोजर की। यहाँ पे जो आपको ये इंक्लोजर नज़र आ रहा है, ये प्रीवियस हमारे पास जो एक्सरे ट्यूब होते थे उसमें ये इंक्लोजर ग्लास का बना होता था। और कौन सा ग्लास होता था? पायरेक्स ग्लास। ये पायरेक्स स्पेसिफिक एक ग्लास है, ग्लास टाइप है, ये इंक्लोजर ग्लास का बना होता था। लेकिन टाइम टू टाइम वो क्या हो जाता था, हीटअप होकर फेलियर की तरफ जाता था, क्योंकि उसमें यहाँ पे जो मौजूद हमारे पास ये फिलामेंट भी टंगस्टन का बना है, एनोड भी टारगेट हमारे पास टंगस्टन का बना है। फिलामेंट का टंगस्टन नहीं है, वो दरमियानी इमिशन के दौरान ज़्यादा हीटअप हो जाता है, उसकी वजह से सम टाइम वो वेपोराइज होना शुरू हो जाता है। वेपोराइज होकर वो किधर जाएगा टंगस्टन? वो इधर आके इधर कोटिंग करेगा सराउंडिंग में, ये ग्लास के ऊपर यहाँ पर वो कोट कर जाएगा। यहाँ पे टंगस्टन आने के बाद यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन होती है, तो इलेक्ट्रॉन को तो चाहिए कि वो एनोड की तरफ जाए, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये इलेक्ट्रोड और एनोड के बीच कैथोड और एनोड के बीच में इनकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिस्टर्ब कर देता है। ये उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देता है। यहाँ पे जो टंगस्टन है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्पर्स होने देता है। ये इलेक्ट्रॉन समझते हैं कि हमें इधर जाके स्ट्राइक होना है, लेकिन यहाँ पे भी तो टंगस्टन मौजूद है, तो ये आर्किंग करते हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, मैं आपको इधर समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये एनोड है और ये कैथोड से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे मौजूद, इसको हटा दें, यहाँ पे ये ग्लास का इंक्लोजर है, यहाँ पे हमारे पास टंगस्टन की कोटिंग हुई है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ पे टंगस्टन होने की वजह से दे टेंड्स टू मूव टुवर्ड द एनोड, लेकिन इसकी पाथ को डिस्टर्ब कर देता है। यहाँ पे मौजूद हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स है ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो इसकी अपनी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सीधी पाथ पे जाने के बजाय ऐसे आर्क हो जाते हैं और किधर स्ट्राइक होते हैं, इधर स्ट्राइक होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे आर्क हो जाते हैं सारे के सारे, नहीं कुछ जो है इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को इसको हम कहते हैं आर्किंग, सॉरी आर्किंग, यानी कि आर्क कर जाते हैं अपने डायरेक्शन से जो है डिस्प्लेस होके दूसरे डायरेक्शन पे स्ट्राइक होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, हीटअप भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, फेलियर की तरफ भी जाएगा। तो ये एक ग्लास जो है उसके लिए जो सॉरी जो ग्लास इंक्लोजर्स थे उसके लिए एक बहुत बड़ा फेलियर था। ग्लास इंक्लोजर्स को स्लोली टाइम के साथ ख़त्म कर दिया गया और अब हमारे पास मेटल के इंक्लोजर यूज़ होते हैं एक्सरे ट्यूब्स में, और ग्लास ख़त्म हो गया। ये इंक्लोजर अब हमारे पास मेटल का हो गया और मेटल यूज़ होता है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सरे ट्यूब। इंटरनल कंपोनेंट्स में हमारे पास सबसे जो मेजर दो कंपोनेंट्स आते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास होता है कैथोड और एक हमारे पास होता है एनोड। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो जो है कंपोनेंट्स हैं। कैथोड में सबसे पहले आ जाते हैं कैथोड, हमारे पास अगेन इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक इसमें होता है फिलामेंट और एक हमारे पास इसमें होता है फोकसिंग कप। ये दो चीज़ें इसमें आती हैं। अगर आपको इधर नजर आ रहा है तो आपको ये चीज़ ऐसे नजर आ रही है कि इसका एक्चुअल शेप ऐसे होता है। यहाँ पे जो इसको ऐसे शेप आपको नजर आ रहा है ये यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्वियसली प्रीवियस हमारे पास जो पुराने हमारे पास वो होते थे एक्सरे ट्यूब, उसमें हमारे पास मौजूद होता था एक फिलामेंट, लेकिन एडवांसमेंट के साथ टेक्नोलॉजीज आने के बाद हमारे पास दो फिलामेंट्स होते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, फिलामेंट्स और फोकसिंग का फोकल स्पॉट और फिलामेंट्स ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। शुरू में हमारे पास सिंगल फोकल स्पॉट था, एक ही फोकल स्पॉट यूज होता था क्योंकि हमारे पास एक ही फिलामेंट होता था। उसके बाद हमारे पास फिलामेंट्स को एक्सीड करके दो कर दिया गया, फिलामेंट्स दो हो गए। This one with the large filament or small filament. Large filament is responsible for large focus spot. अगर हम इधर इसकी बात करें ना, इधर हमारे पास एनोड है, ये एनोड है, सॉरी एनोड का स्ट्रक्चर मैं बना दूँ ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास है लार्ज फिलामेंट और ये हमारे पास है स्मॉल फिलामेंट। फोकस स्पॉट आपको पता है कि क्या चीज़ है, फोकस स्पॉट इज द एग्जैक्ट स्पॉट, इज एक्चुअल स्पॉट फ्रॉम वेयर द एक्सरेज इमिट, जहाँ से एक्सरेज एक्चुअली इमिट होती है। इसको हम सिंपल कह सकते हैं कि एक्चुअल सोर्स ऑफ द एक्सरे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक स्पॉट है, एग्जैक्ट एक एरिया है, एक स्पॉट है जहाँ से एक्सरेज इमिट होती है और इसको हम क्या कहते हैं, फोकल स्पॉट। तो फोकल स्पॉट स्मॉल होगा या लार्ज होगा, ये किस चीज़ पर डिपेंड होगा, ये लार्ज फिलामेंट कौन है या स्मॉल फिलामेंट कौन है। अगर आपको याद हो ना, हमने सर्किट में पढ़ा था कि वहाँ पे हमने फोकल स्पॉट सेलेक्टर की बात की थी, तो वहाँ से हम फोकल स्पॉट सेलेक्टर एक यूज़ करते थे, एक फोकल स्पॉट पे कनेक्शन जैसे ही रहती है, फॉर एग्जांपल लार्ज फोकल स्पॉट पे कनेक्शन लगी थी तो लार्ज फोकल स्पॉट की तरफ वाले सर्किट पे फ्लो होना शुरू हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की और करंट्स की। तो करंट
की फ्लो होना शुरू हो जाती है, करंट वहाँ पे फ्लो करता है और करंट आएगा तो इस लार्ज वाले को सप्लाई करेगा। तो लार्ज वाले पे टर्मियोनिक इमिशन होगी, हीट अप होगा, टर्मियोनिक इमिशन होगी और लार्ज वाले से ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और स्पेसिफिक एरिया पे जाके स्ट्राइक करेंगे और यहीं से ही हमारे पास एक्सेस की प्रोडक्शन होगी। अगर हम स्मॉल वहाँ पे स्मॉल फोकस स्पॉट की बात करते हैं तो वहाँ पे ही कनेक्शन हम स्मॉल फोकस स्पॉट पे लगाएंगे, फोकस स्पॉट सिलेक्शन वहाँ पे होगी और करंट की फ्लो किस तरफ होगी, हमारे पास स्मॉल फोकस स्पॉट की तरफ। स्मॉल फोकस स्पॉट ऑन हो जाएगा और दूसरे एरिया पे हमारे पास स्मॉल फोकस स्पॉट है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर इमिट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जाके इस वाले रीजन पे स्ट्राइक करेंगे और यहाँ से हमारे पास एक्स-रेज की इमिशन होगी। तो फोकस स्पॉट क्या होता है इसमें मैं आपको डिटेल वीडियो बना के दूंगी इंशाल्लाह, आप उसके लिए वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, यहाँ पे भी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास कैथोड में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है फिलामेंट और एक हमारे पास होता है फोकसिंग कप। तो फिलामेंट हमारे पास इस तरीके से इंबेडेड होते हैं विद इन दिस एरिया, जहाँ पे इंबेडेड होते हैं, जहाँ पे ये बड़े होते हैं, उसको हम कहते हैं फोकसिंग कप। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि हमारे पास इसमें ये फिलामेंट हो गया, फोकसिंग कप हो गया। फिलामेंट इस तरीके से इंबेडेड होते हैं विद इन द फोकसिंग कप। ठीक है, फोकसिंग कप वो एरिया है जिसमें ये फिलामेंट इंबेडेड होते हैं, जिसके अंदर ये पड़े हुए होते हैं फोकसिंग कप पे। अभी इसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। फिलामेंट के बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं। ये जो फिलामेंट्स होते हैं, आपको वो 100 वाट का बल्ब याद होगा जो पुराने ज़माने में यूज़ होते थे, अभी भी यूज़ होते हैं, लेकिन वो जो हमारे पास बल्ब होते थे उसके अंदर एक ऐसे तरीके का फिलामेंट होता था। ठीक है, ये ऐसे बल्ब होती थी और इसके अंदर फिलामेंट होता था। ये भी वही वाला फिलामेंट है, लेकिन इट इज़ मेड फ्रॉम टंगस्टन। ये चीज़ बनी होती है टंगस्टन से, इसको हम कहेंगे टंगस्टन। टंगस्टन से ये बनी होती है, टंगस्टन से बनी होती है, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ थोरियम जो है वो इसमें ऐड होता है टंगस्टन में। सो इट इज़ मेड फ्रॉम थोरिएटेड टंगस्टन। ये जो आपको फिलामेंट नज़र आ रहा है, बेसिकली ये फिलामेंट, ये सिंपली हम कह सकते हैं वायर का एक कॉइल है। ठीक है, और ये बना किस चीज़ से है, टंगस्टन से बना है। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन इसको करनी है। मैंने अभी आपको ये चीज़ भी समझा दी कि ये बना किस चीज़ से है, टंगस्टन से बना है और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ थोरियम को ऐड किया गया है। थोरियम इसमें क्यों ऐड होता है, पहले तो मैं कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज़ जो है टंगस्टन की बताऊं कि हम टंगस्टन को यूज़ क्यों करते हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, टंगस्टन को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि सबसे पहले तो जो थर्मियोनिक इमिशन ये करता है, ये वाला एलिमेंट वो बहुत ही ज़्यादा है, हाई अमाउंट ऑफ, हमारे पास हाई अमाउंट ऑफ थर्मियोनिक इमिशन करता है। साथ साथ में इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई है। ये इजीली मेल्ट नहीं होता, इजीली वेपोराइज नहीं होता, इजीली जाके जो है, मैंने आपको इधर वेपोराइजेशन की बात की ना कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा हीटअप होने के बाद वो कहाँ पे जाएगा, ऑब्वियसली वेपर्स में कन्वर्ट होकर ऊपर चला जाएगा, आर्किंग करेगा, ट्यूब फेलियर काज करेगा। तो ये एज सच इतना वीक नहीं होता कि ये इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इस वजह से ये ना ही हीटअप इतना जल्दी होता है, ना ही मेल्ट इतना जल्दी नहीं होता। ठीक है, तो इसकी काफ़ी हाई हमारे पास वो होती है, मेल्टिंग पॉइंट होती है, तकरीबन हमारे पास 34-10 डिग्रीज तक जो है ये मेल्ट नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हमने बात की कि ये जो यहाँ पे हम स्मॉल अमाउंट ऑफ, मैंने आपको थोरियम के बारे में बताया कि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ थोरियम 1% या 2% जो है इसमें ऐड किया जाता है। ये क्यों ऐड किया जाता है, थर्मियोनिक इमिशन की प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए, वो इस थोरियम के साथ इन्हेंस होती है टंगस्टन की। अब हम बात करते हैं फोकसिंग कप की। फोकसिंग कप, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि फोकसिंग कप वो रीजन है जो जिसमें फिलामेंट एम्बेडेड होता है। ये बेसिकली एक मेटल श्राउड होता है, एक एरिया ऐसे बना हुआ होता है जिसमें ये फिलामेंट अंदर धंसा हुआ होता है, अंदर मतलब कि उसमें अंदर पड़ा हुआ होता है, ये इसे ऊपर पड़ा नहीं होता, फिलामेंट उसके अंदर होता है, इस कप के अंदर। ठीक है, ये फोकसिंग कप अगर हम जनरली ऐसे बात करें ना कि फॉर एग्जांपल ये कप है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास इस तरीके से फिलामेंट पड़ा हुआ है, ये लार्ज फिलामेंट, ये स्मॉल फिलामेंट, इस कप के अंदर ये फिलामेंट पड़ा हुआ है। ये फिलामेंट हमारे पास ये जो कप है ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होता है। एज यू नो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे पास इमिट होते हैं, जब थर्मियोनिक इमिशन होती है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये जब एनोड की तरफ जा रहे होते हैं
दे हैव टू मूव टुवर्ड्स द एनोड। ये जब इधर मूव कर रहे होते हैं, इधर इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये जाते वक्त क्या करते हैं, एज यू नो कि ये सारे के सारे क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से इनके आपस में क्या होती है, रिपल्शन होती है। रिपल्शन होने की वजह से ये इसके साथ जकड़ रहा है, ये इसके साथ जकड़ रहा है, रिपल्शन कर रहा है, तो इसकी वजह से इनकी डायरेक्शन नहीं है वो कुछ ऐसी हो जाती है, ये उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, मतलब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ऐसे स्प्रेड आउट हो रहे हैं। इस तरीके के स्प्रेड आउट होने की वजह से ये अपने एक्चुअल रीजन को मिस कर रहे होते हैं। सम टाइम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मिस कर जाते हैं और एग्जैक्ट रीजन ऑफ द एरिया नहीं है, फोकल ट्रैक जो होता है वहाँ पे ये स्ट्राइक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मिस होने के चांसेस होते हैं। हम लगाते हैं फोकसिंग कप। फोकसिंग कप ये जो मेटल श्राउड है जिसके अंदर ये फिलामेंट पड़ा हुआ होता है, एम्बेडेड होता है, क्या है, नेगेटिवली चार्ज। वो नेगेटिवली चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इन पे भी इधर जो है रिपल्शन काज करेगा। ये इधर से हमारे पास इसका फील्ड है, ये इसका अपना फील्ड है, ठीक है। इस नेगेटिवली चार्ज ये जो फोकसिंग कप है इसका, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, डिस्पर्स होने वाले थे, लेकिन इनके नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो क्या करेंगे, इनको इधर से रिपेल करेंगे, वो इधर जाएंगे और ये इसको इधर से रिपेल करेंगे। इस तरीके से रिपेल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, सीधे टुवर्ड्स द एनोड और स्ट्राइक करेंगे इधर, सेम सीधे बिल्कुल पाथ पे जाएंगे, स्ट्रेट पाथ पे जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली एनोड की तरफ जो है जाएंगे और उसको मिस नहीं करेंगे। Thank you so much for watching.